चैप्टर 141 विश्व की सर्वश्रेष्ठ मां की रक्षा करना। दो मंगेतर। सचमुच सच। सॉन्ग चेन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। 1.8 मीटर लंबा सुंदर आदमी इतना उत्साहित था कि वो एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था। गू चू ने सिर हिलाया। हाँ, अंकल सॉन्ग चुचू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। चुचू को अंकल सॉन्ग पसंद है और मुझे उम्मीद है कि मम्मी और अंकल सॉन्ग शादी कर लेंगे। एक पल में सॉन्ग चेन को लगा कि उसका भविष्य उज्ज्वल है और उसका जीवन तुरंत चमकदार धूप से जगमगा उठा। इस आश्चर्य से उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 1 महीने से अधिक की सावधानी पूर्वक देखभाल के बाद वह अंततः अपनी जैविक बेटी को पिता के प्यार की सुंदरता का अनुभव कराने में कामयाब रहे। यह इसके लायक था। जहां तक द्वारा बीमारी का बहाना करने की बात है, तो यह चुचू का प्यारा सा विचार था। 5 साल की बच्ची का कोई बुरा इरादा नहीं था। चू नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी मंगेतर बने, इसलिए उसने अपने जैविक पिता की शादी को बचाने के लिए बीमारी का बहाना बनाया। जैसा कि मेरी जैविक बेटी से अपेक्षित था, वो अपने पिता से बहुत प्यार करती है। चुचू, चिंता मत करो। मैं जीवन भर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रक्षा करूंगा, सॉन्ग चेन ने स्नेहपूर्वक कहा। वह पिता के प्यार से ओतप्रोत था और जिस तरह से उसने गूचू को देखा वह इतना कोमल था कि कोई भी व्यक्ति डूब सकता था। गूचू ने मधुरता से कहा, हाँ हाँ। चुचू को उम्मीद है कि अंकल सॉन्ग और अंकल लू मिलकर माँ की रक्षा करेंगे। सॉन्ग चेन। पिता का प्यार जो अभी अभी उबल रहा था, अचानक बंद हो गया। सॉन्ग चेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। इसका लू शाने से क्या लेना देना है? गूचू ने अपना प्यारा सा सिर उठाया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। उन्होंने धीरे और स्पष्ट रूप से कहा, अंकल सॉन्ग और अंकल लू मम्मी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मम्मी हर किसी से शादी करेगी। अंकल सॉन्ग मेरे सबसे बड़े पिता होंगे और अंकल लू मेरे दूसरे पिता होंगे। हाँ, अंकल जियांग चेंग मेरे तीसरे पिता होंगे और अंकल फैंग झेंग मेरे चौथे पिता होंगे। जहां तक चेंग क्यूई की बात है, उसे भूल जाओ। बच्चा केवल 15 वर्ष का था। वह अस्थायी रूप से गूचू के विचार से बाहर था। सॉन्ग चेन जितना उत्साहित था, उतना ही दुखी था। चुचू के मन में ऐसे डरावने विचार क्यों आए? 4 पिता। चूचू, तुम्हारी माँ केवल एक ही व्यक्ति से शादी कर सकती है। वह व्यक्ति अंकल सॉन्ग है। सॉन्ग चेन ने मनोबल सीधा करने की कोशिश की। लू शानहे अब भी दूसरे पिता बनना चाहते थे। उसके सपनों में, यदि मैं न मरूं तो तुम सब रखेल बनने के योग्य भी नहीं। गू चुचू की गोरी उंगली उसके होंठों के कोने पर दब गई। वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन जब मैंने टेलीविजन देखा तो उसमें कहा गया कि एक आदमी कई पत्नियों से शादी कर सकता है। उस स्थिति में माँ भी कई पतियों से शादी कर सकती है। सोन चेन, यह किस तरह का घटिया टेलीविजन नाटक है? मैं किसी से इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहने जा रहा हूँ। गू चू ने उसके दिल में व्यंग्य किया। सोन चेन, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। मेरी माँ का दिल एक बार तुमसे टूट गया था और उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। यदि आप मुझे और मेरी माँ को बचाना चाहते हैं, तो 1 महीने की कड़ी मेहनत कैसे पर्याप्त हो सकती है? तुमने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें अभी भी धीरे धीरे उस कर्ज को चुकाना होगा जो तुमने मेरी माँ पर बकाया था। आपको समय के साथ धीरे धीरे अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानना होगा। कम से कम, मैं अपनी माँ को आपकी देखभाल में छोड़ने पर तभी विचार करूंगा जब आप चेन क्विंगयुन के असली रंग को पूरी तरह से पहचान लेंगे। गू चू ने फिर से अपना सिर नीचे किया और अपने बचपन को याद किया। अंकल सॉन्ग, आप नहीं जानते। जब मैं छोटा था, हम बहुत गरीब थे। मेरी माँ हर जगह पैसे कमाने के तरीके तलाश रही थी। हर दिन, वो इतनी थक जाती थी कि वो अपनी पीठ भी सीधी नहीं कर पाती थी। जब मैं छोटी थी, मुझे हमेशा बुखार रहता था और मैं बीमार हो जाती थी। एक रात, भारी बारिश हुई। मेरा बुखार मुझे मारने ही वाला था। शहर में अस्पताल बहुत दूर था और माँ को कार नहीं मिली। घर पर छाता टूट गया। माँ ने मुझे एकमात्र छोटा सा रेनकोट दिया।
बारिश में वह मुझे 5 किलोमीटर तक ले गईं। माँ के पैरों से खून बह रहा था। जब माँ बीमार होती थी तो वह कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। उसने कहा कि वह चुचू के लिए पैसे बचाना चाहती थी। पढ़ाई। मम्मी ने बहुत मेहनत की और मम्मी चुचू से बहुत प्यार करती थीं। लेकिन हमेशा बहुत सारे बुरे लोग मम्मी को धमकाते थे। मुझे। चैप्टर 142 पैसे के लिए लगातार प्रयास। हालांकि ऐसे कई पुरुष थे जो उससे प्यार करते थे, गु मानसी ने कभी उनसे मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा था। दयालुता और सुंदरता के साथ जीवित रहने के लिए वो हमेशा अपने अनाड़ी प्रयासों पर भरोसा करती थी। यही कारण था कि जिद्दी और अनियंत्रित गु मानक्सी को मम्मी कहने को तैयार था। यह सुंदरता दुर्लभ थी और सुरक्षा के लायक थी। सॉन्ग चेन ने काफी देर तक बात नहीं की। वह जानता था कि गु मानक्सी इन वर्षों में कितना कष्ट झेल चुकी है। सॉन्ग चेन ने खुद पर गहराई से विचार किया। चुचू अभी भी जवान है। मैं धीरे धीरे मैक्सी के प्रति अपनी ईमानदारी साबित करूंगा। मैं उसे फिर कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। चेंग का निजी अस्पताल। चेंग किंगयुन को गहन चिकित्सा इकाई में भेजा गया। डॉक्टर ली, जो उसकी देखभाल के प्रभारी थे, दौड़कर आए। डॉक्टर ली ने अपने बाएं और दाएं नर्सों को बदल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने बिस्तर पर लेटी हुई महिला की ओर देखा। इस युवा और होनहार डॉक्टर ली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसकी आंखें कड़वाहट से भर गईं। मिस चेंग, आपको खुद को इस तरह अपमानित क्यों करना पड़ता है? वार्ड शांत और बर्फ की तरह सफेद था। चेंग किंगयुन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी बांह से सुई खींची और खून रोकने के लिए रुई के फाहे का इस्तेमाल किया। आज एक दुर्घटना हुई। मेरी मुलाकात एक छोटी सी फुहड़ लड़की से हुई। महिला के लंबे बाल तकिए पर गिरे हुए थे। उसके शरीर पर वह सौम्य स्वभाव अब नहीं रहा। इसके बजाय इसकी जगह एक असहनीय शत्रुता और लड़ने की इच्छा ने ले ली। आप इस अस्पताल में काम करते हैं। जाओ और गूचू नामक इस बच्चे की जांच करो। आपके पास उसका व्यक्तिगत मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। डॉक्टर ली ने कहा, मिस चेंग, वह केवल 5 साल का बच्चा है। 5 साल का? मुझे ऐसा नहीं लगता। चेंग क्विंगयुन अपनी उंगलियों से अपने बालों के साथ खेलती थी। उसने मुस्कुराते हुए डॉक्टर ली की ओर देखा। चेन उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। मुझे लगभग संदेह है कि वो उसकी बेटी है। मैं सोंग परिवार में शादी करना चाहता हूँ। मैं कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। अपने जीवन के पहले 10 वर्षों में वह हमेशा एक नीची झुगी बस्ती में रही। उसने जो कुछ भी देखा वह गंदा और गंदा था। हालांकि स्वर्ग ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उनके जैविक पिता वास्तव में राजधानी चेंग कायुवान में चेंग परिवार के मुखिया थे। उन्हें लग्जरी कार से राजधानी लाया गया। अब तक चेंग क्विंगयुन को अभी भी ग्रामीणों की ईर्ष्यालु निगाहें याद थीं। उन्होंने कहा कि चिकन कॉप में वास्तव में एक फीनिक्स अंडा था। उसने सोचा था कि राख से उठी राजकुमारी के लिए सही दिन आ रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से चेंग क्विंगयुन को पता चला कि वह अपने पिता के कई नाजायज बच्चों के बीच एक साधारण अस्तित्व थी। नाजायज बच्चे प्रस्तुत करने योग्य नहीं थे। उनके पास कोई पारिवारिक हिस्सा नहीं था, केवल एक अपार्टमेंट था जो उनके पिता द्वारा यादृच्छिक रूप से आवंटित किया गया था। परिणामस्वरूप सभी नाजायज बच्चों की नज़र चेंग परिवार के उत्तराधिकारी के पद पर टिकी थी। चेंग कायुवान ने बच्चों को आपस में लड़ने से नहीं रोका। इस सफल बड़े शॉट ने हमेशा माना था कि जो कुत्ता अंत में जीतेगा वह निश्चित रूप से सबसे सक्षम होगा। चेंग क्विंगयुन भी लड़ाई में शामिल हो गए। उसने सोंग चेन की मंगेतर बनने के तरीकों के बारे में सोचा। यह पहचान उनके और उनके भाई बहनों के लिए सत्ता के लिए लड़ने का सहारा बन गई। हालांकि कुछ वर्षों की लड़ाई के बाद चेंग कायुवान का कानूनी बेटा चेंग क्यूई कम उम्र में ही इस लड़ाई का पूर्ण अधिपति बन गया। वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसके किशोरावस्था के वर्ष क्रूरता और खून से भरे थे। चेंग क्यूई ने खूबसूरती से नाजायज बच्चों के हाथ और पैर तोड़ दिए, मुस्कुराए और उनकी आशाओं को काट दिया, और मुस्कुराते हुए चेंग परिवार के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। चेंग क्विंगयुन अच्छी तरह से जानती थी कि वह भयानक चेंग क्यूई को नहीं हरा सकती।
वह केवल सोन चेन पर ही अपनी उम्मीदें रख सकती थी। यदि उसे चेंग परिवार के शेयर और संपत्ति नहीं मिल पाती, तो वह सोंग परिवार में शादी कर सकती थी और एक ही कदम में स्वर्ग पर चढ़ सकती थी। चेंग क्विंगयुन ने हल्के से कहा, मैं वापस जाकर कठिन जीवन नहीं जीना चाहता। एक बार जब किसी व्यक्ति ने धन का स्वाद चख लिया, तो वह कभी भी इस घमंड से छुटकारा नहीं पा सकेगा। उसकी अलमारी में महंगी पोशाकें, भोजन के लिए व्यंजन, उसकी जेब में पैसे, उसके घर में और उसके आसपास हर जगह थे। वह गरीबी से उतनी ही नफरत करती है जितनी उसे सत्ता और धन से प्यार है। अध्याय 143, कठिन प्रेम। आखिरकार वो केवल 5 साल की है। डॉक्टर ली ने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया। लंबे समय तक डॉक्टर ली चेंग क्विंगयुन के निजी डॉक्टर रहे थे। यहाँ तक कम समय में एंजाइना उत्पन्न करने वाली दवा भी डॉक्टर ली द्वारा प्रदान की गई थी। चेंग क्विंगयुन ने अपनी सुंदर बादाम के आकार की आंखें छोटी कर लीं। यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो आप किसी भी समय जा सकते हैं। डॉक्टर ली ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। वह चिकित्सा उपकरणों के साथ वार्ड से बाहर चला गया। चेंग क्विंगयुन, जो गहरी सोच में था, पीछे रह गया। सोमवार की सुबह गु मानक्सी प्रमोशनल तस्वीरें लेने के लिए स्टूडियो जा रही थी। झाओ यान और लिन जियाओझो को अपने अपने मामले देखने थे। चुचू को किंडरगार्टन भेजने का काम मूल रूप से नानी झाओ को दिया गया था, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप किया और काम लेने की पहल की। मैं चुचू को किंडरगार्टन भेजूंगा, चिंता मत करो, सॉन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। गु मानक्सी ने इस व्यक्ति की ओर अप्रसन्नता से देखा। उसने पहले क्यों नहीं देखा कि सॉन चेन का चेहरा बुलेटप्रूफ जैकेट के बराबर था। गु मानक्सी ने फिलहाल सोन चेन के साथ अपने रिश्ते को जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन सोन चेन समय समय पर उसकी उपस्थिति को उजागर करने के लिए आती थी और यहाँ तक बहाने के रूप में पिता के प्यार की कमी को पूरा करने का बहाना भी इस्तेमाल करती थी। यह अपने चरम पर अपराध बोध पैदा करने वाला था। गुचू ने अपनी पीठ पर पेप्पा पिग बैकपैक रखा, 2 रोएंदार पोनीटेल बांधे और बच्चों के प्यारे कपड़े पहने। वह भी अपने पिता का समर्थन करने के लिए वहां मौजूद थीं। माँ, चिंता मत करो। चुचू आज कड़ी मेहनत करेगा और हर दिन सुधार करेगा। गु मानक्सी ने अपनी बेटी के प्यारे छोटे चेहरे पर हाथ फेरा और गुचू को सोन चेन की कार में भेज दिया। सोन चेन के जाने से पहले उसने अचानक विषय बदल दिया और गु मानक्सी से गंभीर स्वर में कहा, मानक्सी, मैं खो गया हूँ। गु मानक्सी थोड़ा भ्रमित था। तुम खो गए हो, सॉन चेन ने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए आपको मुझे अपने दिल की दिशा बतानी चाहिए। मैं हार गया हूँ। क्या आप मुझे अपने हृदय की दिशा बता सकते हैं? गु मानक्सी अवाक थी। कार में गुचू, जिसने अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी, ने भी अपनी आंखें घुमाई। मूर्ख पिताजी, क्या आप कृपया उन घटिया पिकअप पंक्तियों को कम पढ़ सकते हैं? वे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण थे और उनमें उनका उपहास करने की कोई ऊर्जा नहीं थी। सॉन चेन खुशी खुशी कार में बैठ गया और गु मानक्सी को अलविदा कहा। फिर वह अपनी अनमोल बेटी को किंडरगार्टन ले गया। कार में गुचू मदद नहीं कर सका, लेकिन सॉन चेन से पूछा, अंकल सॉन्ग, मैंने माँ से सुना है कि आप बिग बॉस हैं और आप हर दिन बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपके पास चुचू के साथ खेलने के लिए इतना समय क्यों है? सॉन चेन ने एक सफल पिता की घोषणा को अपने दिल से निकाल लिया और अपनी बेटी को सिखाया, चुचू, समय स्पंज में पानी की तरह है। जब तक आप निचोड़ने को तैयार हैं, तब तक हमेशा कुछ और होता है। मैं बस उस समय का उपयोग कर रहा हूँ जब अन्य लोग कॉफी पी रहे हैं ताकि चुचू को स्कूल भेजा जा सके। हे भगवान, यहाँ तक लू शुन के प्रसिद्ध शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। चूचू, मन लगाकर पढ़ाई करो। अपनी माँ को ज्यादा मेहनत मत करने दो। वह हाल ही में बहुत व्यस्त रही है और उसका वजन काफी कम हो गया है। अंकल सॉन्ग उसके लिए कुछ सूप लाने के लिए किसी को भेजेंगे। चुचू, सुनिश्चित करें कि आपकी माँ इसे खत्म कर दे, समझे? सॉन्ग चेन ने गुचू को शिक्षित करना शुरू किया। गुचू, समझ गई। प्रेसिडेंट सॉन्ग का अपनी पत्नी का पीछा करना काफी वास्तविक था। वहाँ कोई फूल, लग्जरी कारें या नौकाएं नहीं थीं,
केवल उसकी प्रेमिका की देखभाल और चिंता थी। कुछ हद तक गूचू को अपने पिता की सरल और साफ सुथरी देखभाल पसंद थी। गू मानक्सी को चमचमाते मुकुट और हीरों की जरूरत नहीं थी। थकने पर उसे आराम करने के लिए एक कंधे की जरूरत होती थी। वे जल्द ही किंडरगार्टन पहुंचे। यह राजधानी का एक बहुत अच्छा निजी किंडरगार्टन था। प्रवेश द्वार लग्जरी कारों से गुलजार था। गूचू अभी कार से बाहर निकला ही था कि एक खुशी भरी पुकार सुनाई दी। उसी टेबल पर मौजूद मोटा लड़का गूचू का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ा। चूचू, चुचू, गुड मॉर्निंग। मैं चुचू के खाने के लिए अपनी चाची द्वारा बनाया गया एक मीठा केक लाया। सॉन चेन का सिर काला पड़ गया। यह लड़का कहाँ से आया? उसकी मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? चैप्टर 144। मैंने स्वयं खेला। एक सॉन चेन के शरीर पर दबाव कम होने लगा और उन पर एक प्रेसिडेंट की आभा मंडराने लगी थी। हालांकि बेचारे छोटे मोटू ने ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें चुचू से भर आईं। छोटे मोटू ने उत्तम स्नैक्स का एक डिब्बा निकाला और उत्सुकता से कहा, चूचू, मेरी चाची के मीठे केक वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं उन्हें खा भी नहीं सकता। मैं उन्हें केवल चुचू को देता हूँ। छोटे डिब्बे में मीठे केक नर्म और मीठे थे। गूचू को वे पसंद आए, तो उसने अनिच्छा से उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद, ये सिचेन। छोटे फैटी का चेहरा पकी हुई क्रैफिश की तरह लाल था। उसने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह अच्छा है कि चुचू उन्हें पसंद करता है। जब चुचू खुश होता है तो मुझे खुशी होती है। सोन चिन, जो उसके पीछे था, अब उसे रोक नहीं सका। किस तरह का बच्चा इतनी कम उम्र में लड़कियों से फ्लर्ट करना शुरू कर देगा? जैसे ही सॉन चेन इस जोड़े को तोड़ने वाला था, लड़कों का एक और समूह दौड़कर आया और गूचू को घेर लिया और बातें करते हुए दूर चला गया। चूचू, सुप्रभात। चूचू, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? क्या मैं इसे पढ़ने के लिए उधार ले सकता हूँ? चूचू, तुमने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत अच्छी लग रही है। 5-9 क्या है? चूचू, क्या आप मुझे बता सकते हैं? मुझे नहीं पता कि गुनाह कैसे किया जाता है। चूचू बहुत प्यारा है। मैं भविष्य में चूचू से शादी करना चाहती हूँ। बच्चों के एक समूह ने गूचू को घेर लिया। इन किंडरगार्टन बच्चों की नज़र में गूचू प्यारा था और उसके अच्छे ग्रेड थे। हालांकि वह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी। चूचू बहुत उदार था और अक्सर सभी को नकल करने के लिए होमवर्क देता था। वह धरती पर उतरती एक नन्ही परी की तरह थी। अपने दोस्तों से घिरा हुआ गूचू किंडरगार्टन में चला गया। सोन चिन, जो प्रवेश द्वार पर खड़ा था, दुखी और भावुक महसूस कर रहा था। गूचू अभी 6 साल का भी नहीं था, फिर भी उसे अपनी बेटी को शादी के लिए भेजने की भावना पहले ही महसूस हो चुकी थी। सॉन चेन ने मन में सोचा, मुझे किसी दिन उसे एक पिता का कठिन प्यार दिखाना ही होगा। एक ही उम्र के लोगों से दोस्ती करना ठीक है, लेकिन कम उम्र में प्यार में ना पड़ें। गूचू दिन भर किंडरगार्टन में उलझती रही जब तक कि वो अंततः स्कूल से बाहर नहीं निकल गई। गूचू कक्षा में बड़ों के आने और उसे लेने का इंतजार कर रही थी। जब से गूचू का अपहरण हुआ था, किंडरगार्टन ने अपने सुरक्षा प्रबंधन को मजबूत कर दिया था। प्रवेश द्वार पर विशेष पुलिस गश्त थी। माता पिता को अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए एक एक करके लेने से पहले व्यक्तिगत रूप से अपना प्रमाण दिखाना पड़ता था। क्यों रो रही हो? गूचू ने देखा कि उसके बगल में बैठा मोटा लड़का बुरी तरह से अपनी आंखें मल रहा था। गोल मटोल लड़के ने अपना सिर झुका लिया और बुदबुदाया, माँ ने अभी शिक्षक को बुलाया। वह व्यस्त थी, इसलिए उसने नानी से मुझे फिर से लेने के लिए कहा। गूचू को याद आया कि पिछले कुछ महीनों में मोटे लड़के की माँ शायद ही कभी उसे स्कूल से लेने आती थी। इसके बजाय नानी आती थी और नानी अक्सर देर से आती थी। उसने उस मोटे लड़के के पिता, दादा दादी वगैरह को कभी नहीं देखा था। मेरी माँ और पिताजी तलाक ले रहे हैं। पिताजी की बाहर एक खूबसूरत चाची है। गोल मटोल लड़का मेज पर झुक गया। हालांकि वह अभी भी छोटा था, गोल मटोल लड़के ने धीरे धीरे घर में बदलावों को देखा। खाना पहले जैसा भरपूर नहीं था। उन्होंने काफी समय से नए कपड़े नहीं खरीदे थे। नानी बार बार बदल रही थी।
नई नानी का स्वभाव खराब था। उसने अपनी माँ को भी कमरे में छिपकर अकेले रोते हुए देखा। गूचू ने उसके कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना दी, तुम एक लड़के हो, तुम्हें मजबूत होने की जरूरत है। रो मत। छोटे फैटी ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया जैसे कि वो कुछ समझ गया हो। इस समय गूचू को नहीं पता था कि उसका चिपकू छोटा डेस्कमेट जल्द ही एक निराशाजनक स्थिति में आ जाएगा, जहां उसका परिवार दिवालिया हो जाएगा, उसके माता पिता तलाक ले लेंगे और उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। नानी झाओ द्वारा गूचू को तुरंत घर लाया गया। शाम को आंटी झाओ ने एक शानदार रात्रिभोज पकाया। गूचू और उसका परिवार मेज पर शांति से खाना खा रहे थे। लिन जियाओझो अपना कटोरा पकड़े हुए था और त्योरियां चढ़ा रहा था। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। मैंने गेम स्ट्रीमर बनना क्यों चुना? मैंने तब वादा क्यों किया? चैप्टर 145। मैंने स्वयं खेला। दो वास्तव में, जब से गूचू किंडरगार्टन से वापस आई, उसने लिन जियाओझो को उसके चेहरे पर उदासी भरे भाव के साथ देखा था। उसका पूरा शरीर एक उदास आभा बिखेर रहा था। भाई जियाओझो, क्या हुआ? क्या कुछ विरोधी प्रशंसक फिर से परेशानी पैदा करने के लिए सामने आए? गूचू ने उत्सुकता से पूछा। अब गूचू ने पहले से ही लिन जियाओझो को परिवार के सदस्य आंटी के रूप में माना था और परिवार को एक दूसरे का ख्याल रखना था। चूंकि पिछली बार वह एक घोटाले में था, लिन जियाओझो ने चेंग के रेड हार्ट स्ट्रीमिंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और लंबे समय तक झाओ यान के घर में बस गए थे। लिन जियाओझो स्वभाव से आशावादी थे। उसका गेमिंग स्तर ऊंचा था और वह बिल्ली जैसा प्यारा युवक था। उनकी लोकप्रियता बढ़ गई और देश में नंबर 1 स्ट्रीमर के रूप में उनकी स्थिति स्थिर हो गई। उनकी दैनिक लाइव प्रसारण लोकप्रियता 1 मिलियन से अधिक पर स्थिर हो गई और उन्हें बेहद लोकप्रिय कहा जा सकता है। आशावादी और बातूनी लिन जियाओझो को आज किस बात की चिंता थी? लिन जियाओझो ने हल्की सी आह भरी। यह समझाना कठिन है। गु मानकसी ने कहा, अगर आपको कोई परेशानी आती है, तो बस हमें बताएं। हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। गूचू ने तेजी से सिर हिलाया और अपने ठंडे और अलग थलग चाचा झाओ यान की ओर देखा, जो हमेशा शांत रहते थे। यह अजीब था। उनके चाचा आमतौर पर लिन जियाओझो की परवाह नहीं करते थे। यहाँ तक लिन जियाओझो की पैंट भी झाओ यान ने खरीदी थी। आज लिन जियाओझो के चेहरे पर चिंता के भाव थे, लेकिन झाओ यान ने वास्तव में इसके बारे में नहीं पूछा। उसके मुंह के कोने भी थोड़े मुड़े हुए थे। वहाँ कुछ गड़बड़ चल रही थी। वहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ चल रही थी। लिन जियाओझो ने 2 कौर चावल लिए। उसके घुंघराले बाल बेतरतीब ढंग से लटके हुए थे और उसके नाजुक छोटे चेहरे पर एक असहाय भाव झलक रहा था। कल मेरे लाइव स्ट्रीम फॉलोअर्स 10 मिलियन से अधिक हो गए। गु मानकसी हैरान थी। 10 मिलियन फॉलोअर्स अच्छी बात है। आप किस बारे में चिंतित हैं? लिन जियाओझो ने 2 बार रोते हुए कहा, मैंने पहले वीबो पर अपने प्रशंसकों से वादा किया था कि अगर रेड हार्ट्स पर प्रशंसकों की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो जाती है, तो मैं उनके एक अनुरोध पर सहमत हो जाऊंगा। मैं टिप्पणियों में सबसे अधिक लाइक वाले अनुरोध को पूरा करूंगा। गूचू ने अपना फोन निकाला और लिन जियाओझो को खोजने के लिए वेबो खोला। निश्चित रूप से उसे वह वीबो पोस्ट मिल गई जिसे लिन जियाओझो ने पोस्ट किया था। बच्चा, अगर रेड हार्ट्स पर मेरे फॉलोअर्स 10 मिलियन से अधिक हो जाएं, तो अपनी इच्छाएं कहें और मैं उन्हें पूरा करूंगा। वीबो पर टिप्पणियों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई। सबसे अधिक लाइक वाली शीर्ष 5 पोस्टें थीं। मुझे परेशानी पसंद है, क्रॉस ड्रेसिंग, क्रॉस ड्रेसिंग, क्रॉस ड्रेसिंग। 99,000 लाइक। महिला नायक पुरुष प्रतिपक्षी का पूर्व प्रेमी है। बच्चे, रहस्यमय उपयोगकर्ता झाओ के साथ बिस्तर पर अपनी तस्वीरें उजागर करें तुरंत। 90,000 लाइक। बशुजिन कॉल केविंजी। 880,000 लाइक। बच्चे की छोटी पत्नी, मुझसे शादी करो। 60,000 लाइक्स और ढेर सारी टिप्पणियां सुझाव देती हैं कि पोस्टर को सपने देखना बंद कर देना चाहिए। उच्च गति पर सवारी करते हुए पिग्गीबैक शॉवर शॉवर शॉवर। कृपया शॉवर स्ट्रीम करें। हम इसे HD चाहते हैं।
50,000 लाइक। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय अभी भी क्रॉस ड्रेसिंग था। उफ, मैंने ऐसा वादा क्यों किया? लिन जियाओझो चिंतित थे। मैं एक पुरुष हूँ, मुझे नौकरानी की पोशाक क्यों पहननी चाहिए? लिन जियाओझो खुद को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदना चाहता था। उन्होंने खुद खेला। गुचू मुस्कुराए और गु मानक्सी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गुचू को अंततः समझ आ गया कि उसके चाचा गुप्त रूप से खुश क्यों थे। मेरे शिक्षक ने कहा था कि एक अच्छा इंसान कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। गुचू ने अवसर का लाभ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपको वही करना होगा जो आपने दूसरों से वादा किया था, अन्यथा आप अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें मेकअप लगाने में मदद कर सकती हूँ। गु मानक्सी ने भी एक दुर्लभ धूर्त पक्ष दिखाया। झाओ यान को हल्की खांसी हुई और वह स्थिर था। मैं पोशाक संभाल सकता हूँ। गु चू ने उसे खुश करने के लिए अपनी मुठियां भींच ली। आओ, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। लिन जियाओझो ने अपना चेहरा ढक लिया। मैं क्रॉस ड्रेसिंग के बजाय बिस्तर पर झाओ के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट करना चाहूंगी। झाओ यान की गहरी। चैप्टर 146। गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं। एक झाओ यान की अभिव्यक्ति बहुत सूक्ष्म थी। गु चू ने अपने दिल में आह भरी। लिन जियाओझो, आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन आप जो चाहें कह नहीं सकते। लिन जियाओझो अभी भी अपने बाल खुजा रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अनजाने शब्द एक छोटे पत्थर की तरह थे जो झाओ यान के दिल में गिर गए थे, जिससे भावनाओं की लहर दौड़ गई। एक सीधे आदमी के रूप में बिस्तर में तस्वीरें निश्चित रूप से वस्तुतः बिस्तर में ली गई तस्वीरें ही थीं। कुछ दिन पहले झाओ के हाथ में चोट लग गई थी। अपने भाई की देखभाल करने के लिए लिन जियाओझो ने उसे स्नान कराने में मदद की और उसे चाय और पानी परोसा। उन्होंने एक भी चीज मिस नहीं की। लिन जियाओझो की राय में दो पुरुषों के लिए बिस्तर पर लेटना और बिस्तर पर सोते हुए उन दोनों की तस्वीर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। महिलाओं के कपड़े पहनने की तुलना में यह बहुत आरामदायक था। रात के खाने पर सबके अपने अपने विचार थे। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि गु चू लिन जियाओझो की क्रॉस ड्रेसिंग तस्वीर को अपनी आंखों से नहीं देख पाई। उसे किंडरगार्टन जाना था। हालांकि गु चू अभी भी इंटरनेट के माध्यम से लिन जियाओझो की क्रॉस ड्रेसिंग तस्वीर को देखने में कामयाब रही। यह काफी आकर्षक थी और इसे पहले से ही लाइव स्ट्रीमर के काले इतिहास के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। वह नहीं जानती थी कि जब उसके चाचा ने इसे देखा तो उन्होंने क्या सोचा। पल भर में समय बीत गया और दिन धीरे धीरे सामान्य हो गए। गु चू ने आखिरकार अपने सबसे खुशी के दिन गर्मी की छुट्टियों का स्वागत किया। बच्चों, आप अगले सेमेस्टर में प्री स्कूल कक्षा के छात्र होंगे। हर किसी को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। मंच पर प्रिंसिपल और क्लास टीचर मिस ली ने धैर्यपूर्वक कहा, अगस्त में एक ग्रीष्मकालीन शिविर होगा। ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान किंडरगार्टन स्नातक समारोह आयोजित किया जाएगा। भाग लेना न भूलें। कक्षा में 10 से अधिक प्यारे बच्चों ने एक स्वर में सिर हिलाया। ठीक है, मिस ली ने आगे कहा, गर्मी की छुट्टियों के दौरान तुम्हें अपने माता पिता की बात सुननी होगी। बहुत ज्यादा खाना मत खाओ और इधर उधर भागो मत। साथ ही तुम्हें अपना ग्रीष्मकालीन होमवर्क भी समय पर पूरा करना होगा। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, स्कूल शुरू होने पर मैं उन्हें एक छोटा सा लाल फूल नहीं दूंगी, समझे? बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ठीक है। गु चू अवाक था। खूबसूरत गर्मी की छुट्टियों के दौरान होमवर्क क्यों निर्धारित किया गया था? अन्य विषयों के शिक्षक फिर भी ठीक थे, लेकिन क्रोधित करने वाली बात यह थी कि कला शिक्षक ने अचानक गर्मी की छुट्टियों के होमवर्क की मात्रा बढ़ा दी थी और छात्रों से 10 अलग-अलग शिल्प कृतियां बनाने के लिए कहा था। गु छुटे को कला से नफरत थी। कला अध्यापक, तुम मेरा प्यार खो दोगे। अंततः व्यक्तिगत गतिविधियों का समय आ गया। कक्षा में बच्चे इधर उधर कूद रहे थे और बाहर खेल रहे थे, जबकि गु चू कक्षा में कंप्यूटर पर खेलने के लिए रुका था। उसके बगल वाला छोटा मोटू नाखुश था। चूचू, मुझे स्कूल ट्रांसफर करने पड़ सकते हैं। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो वह रो रहा हो,
अंतहीन शिकायतों और कड़वाहट से भरा हुआ। गूचू ने ऊपर देखा। मेरी माँ ने कहा कि किंडरगार्टन की ट्यूशन फीस बहुत महंगी है और मेरा परिवार इसे वहन नहीं कर सकता। छोटे मोटू ने अपना छोटा सिर झुका लिया। इतनी कम उम्र में ही उसे दुनिया की ठंडक का अनुभव हो चुका था। चूचू, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। जब गूचू खाली थी तो उसने एक बार मोटे लड़के ये सिचेन की पारिवारिक जानकारी की जांच की थी। ये सिचेन का परिवार बड़े ये परिवार से संबंधित था जो राजधानी में काफी प्रसिद्ध था। इस संबंध में ये सिचेन के पिता एक संग्रहालय के निदेशक बन गए जबकि उनकी मां एक पूर्णकालिक गृहिणी थीं। पिछले 6 महीनों में जोड़े ने तलाक ले लिया था। मोटे लड़के के पिता का बाहर एक नया प्रेमी था और वह अपनी पत्नी को बाहर निकालना चाहता था। छोटे फैटी की मां भी कोई धक्का मुक्की करने वाली नहीं थी। उसने धन के लिए अपने पति से लड़ाई की, लेकिन अंत में वह ये परिवार के लिए मुकाबला नहीं कर सकी। तलाक के मामले में धीरे धीरे उन्हें नुकसान होने लगा। न केवल उसे परिवार से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उसे अपने पति को बड़ी रकम भी देनी पड़ी। चूचू, मैं खुद को बहुत बेकार महसूस करती हूँ, छोटे मोटू ने संकोचपूर्वक कहा। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, तो मैं भविष्य में तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। सोब, मैं तुम्हें हर दिन मिल्क केक भी नहीं दे सकता। चैप्टर 147, गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं। दो छोटा मोटू बहुत चिंतित था। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसके अमीर युवा मालिक के दिन दूर जा रहे थे और उसकी मासिक पॉकेट मनी तेजी से घट रही थी। इससे उसे डर लगने लगा। यदि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, तो वह भविष्य में चूचू से शादी कैसे कर सकता था। चूचू इतनी खूबसूरत थी कि यकीनन कई लड़के उसके पीछे भागते होंगे। मैं अभी भी जवान हूँ और मुझे नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, छोटे मोटू ने उदास चेहरे के साथ कहा। गूचू को नहीं पता था कि क्या कहना है। मेरा मानना कि जब तक आप खुश हैं। स्कूल के बाद गूचू ने छोटे फैटी की मां को देखा। कई दिनों तक उसे न देख पाने के कारण उसकी मूल रूप से मोटी मां पतली हो गई थी। उसका चेहरा चिंता से भर गया था और वह थक गई थी। वह जिस आलीशान कार को चलाती थी, उसकी जगह एक सस्ते स्कूटर ने ले ली और उसके शरीर पर मौजूद महंगे गहने भी गायब हो गए। यह स्पष्ट था कि इस महिला को, जिसे कभी भोजन और कपड़े की कोई चिंता नहीं थी, जीवन ने बहुत बड़ा झटका दिया है। छोटा मोटू कार में चढ़ गया। उसकी मां ने आलीशान किंडरगार्टन को अनिच्छा से देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। वह अब बच्चे की ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल बच्चे को दूसरे किंडरगार्टन में स्थानांतरित कर सकती थी। वह उसे राजधानी में एक अच्छे किंडरगार्टन में भेजने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह केवल उपनगरों में जाकर घटिया गुणवत्ता का स्कूल ढूंढ सकती थी। सौभाग्य से बच्चे के पिता के पास अभी भी कुछ विवेक था और उन्हें पहले से ही उपनगरों में एक बोर्डिंग किंडरगार्टन, इंपीरियल किंडरगार्टन मिल गया था। हालांकि स्कूल के नियमों में कहा गया है कि नए छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए अगस्त की शुरुआत में स्कूल में प्रवेश करना होगा। गूचू खुशी से अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहा था। गू मानक्सी ने फिल्म की शूटिंग के लिए समूह में शामिल होने की तैयारी पहले ही कर ली थी। एक गर्म गर्मी के दिन में गू मानक्सी को पूरे 2 महीने तक फिल्मांकन के लिए हर जगह यात्रा करनी पड़ी। उसे आराम करने का समय बहुत कम मिलता था। जाने से पहले गू मानक्सी ने विशेष रूप से गूचू को अपने पास बुलाया और उससे अपने चाचा और लिन जियाओझो की बातें सुनने का आग्रह किया। गूचू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। चिंता मत करो, माँ। चूचू अपना अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं तुम्हें हर दिन फोन करूंगी। माँ को कड़ी मेहनत करनी होगी। गूचू अपनी माँ को लेकर काफी चिंतित थी। आखिरकार काओ युएझी सेट पर थे। मूल उपन्यास में काओ युजी शातिर महिला सहायक भूमिकाओं में से एक थी। वह गू मानक्सी की प्रतिभा और सुंदरता से ईर्ष्या करती थी और उसने गू मानक्सी के खिलाफ बहुत कुछ किया था। अब चूंकि वे एक ही छत के नीचे थे, तो यह अपरिहार्य था कि उसके मन में बुरे विचार आएं। गूचू ने सोचा कि उसे भविष्य में गू मानक्सी से मिलने का अवसर ढूंढना होगा ताकि वह अधिक सतर्क रहे।
गु मानक्सी ने गूचू के छोटे से सिर को थपथपाया और कागज का एक टुकड़ा निकाला और गूचू को सौंप दिया। गूचू ने सोचा कि ये कुछ छोटे नोट्स थे कि उसे अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, लेकिन जब उसने कागज खोला और देखा, तो वह अवाक रह गई। यह क्या चीज थी? ग्रीष्मकालीन क्राम स्कूल। आह, क्या तुम अब भी मेरी प्यारी माँ हो? कल रात मम्मी और अंकल ने चर्चा की कि हमें तुम्हारी पढ़ाई जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। गु मानक्सी की मुस्कान सौम्य और हानिरहित थी। निर्देशक लू ने मुझे मेरे वेतन का एक हिस्सा अग्रिम रूप से भुगतान किया, और मैंने चुचू को क्राम स्कूल के लिए साइन किया। इसमें संगीत, कला, ताइक्वांडो, तैराकी, नृत्य, पियानो, वायलिन, अंग्रेजी और खाना पकाने हैं। चुचू 3 सबसे दिलचस्प पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। चाचा भविष्य में चुचू को क्राम स्कूल में ले जाएंगे। गूचू अवाक थी। मैंने अभी भी गर्मी की छुट्टियों का उपयोग अपने पिता द्वारा मुझे दिए गए रोबोट को एक हथियार में बदलने, फैंटेसी फेरी टूर को 90 के स्तर तक बढ़ाने, अपने हैकिंग कौशल का अभ्यास करने, गोल्डी को 2 शौव देने और अमेरिकन हॉरर स्टोरीज को दोबारा देखने के लिए करने की योजना बनाई है। फिर भी क्राम स्कूल ने मेरे सपनों को बर्बाद कर दिया। गूचू के चेहरे पर निराशा के भाव थे। मैं क्राम स्कूल नहीं जाना चाहती। मैं पहले से ही बहुत मजबूत हूँ, भले ही मेरा शरीर केवल 5 साल का है। दरअसल, मैं साहित्य और मार्शल आर्ट के सभी पहलुओं में पारंगत हूँ। मुझे वास्तव में अपनी जवानी रटने वाले स्कूल में बर्बाद करने की। चैप्टर 148। आपको जो कुछ भी चाहिए। गूचू ने अच्छा अभिनय किया और वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। यहाँ तक उसने किंडरगार्टन से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और सर्वश्रेष्ठ छात्र पुरस्कार भी ले लिया। गु मानक्सी अंततः मान गई और उसने मूल 3 पाठ्यक्रमों को केवल एक में बदल दिया। गूचू ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और सीधे ताइक्वांडो को चुना। लोगों को मारने का हुनर उम्र में ही सीखना पड़ा। गूचू और झाओ यान ने व्यक्तिगत रूप से गु मानक्सी को विदा किया। राजधानी का आकाश साफ और नीला था। हरे पेड़ और शाखाएं सिकाडों की चहचहाहट से भर गईं। आशा और अज्ञात से भरी गर्मी आखिरकार आ ही गई। जब गु मानक्सी दूर थी, गूचू ने उस रोबोट को संशोधित करने के लिए समय लिया जो उसके पिता ने उसे दिया था। बाहर से, सफेद रोबोट एक हानिरहित सेवा रोबोट जैसा दिखता था। हालांकि, यह अंदर से पहले से ही अत्यधिक बुद्धिमान था। एक बार खतरे का सामना करने पर, रोबोट तुरंत अपने आक्रमण कौशल को सक्रिय कर देगा। गूचू अपने कौशल से काफी संतुष्ट थी। उसके दिमाग में अभी भी ज्ञान था। एक अलग दुनिया में, वह अभी भी एस ऑफ हार्ट्स थी। झाओ यान, लिन जियाओझो और यहाँ तक सॉन्ग चेन ने भी रोबोट के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा। केवल युवा मास्टर चेंग क्यूई, जो अक्सर खाने पीने के लिए आते थे, उत्सुकता से रोबोट को देखते थे। वह मुस्कुराया और कोई और सवाल नहीं पूछा। उस दिन, झाओ यान और लिन जियाओझो ने गूचू को ताइक्वांडो से वापस भेज दिया। चुचू, निर्देशक लू ने ओल्ड झाओ को बुलाया और चाहते हैं कि आप उनकी फिल्म में एक छोटी भूमिका निभाएं। कार में, लिन जियाओझो, जो सामने की यात्री सीट पर बैठे थे, ने चहकते हुए कहा, यह भूमिका केवल 1 दर्जन सेकंड की है। निर्देशक लू को एक उपयुक्त छोटा अभिनेता नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आपसे इसे आजमाने के लिए कहने के बारे में सोचा। कल, हम हिंग्रियन स्टूडियो जाएंगे। पिछली पंक्ति में, गूचू की आंखें चमक उठीं। वास्तव में, जब से गु मानक्सी दल में शामिल हुई, गूचू ने उसे आधे महीने से अधिक समय तक नहीं देखा था। उसे उसकी बहुत याद आती थी। लेकिन साथ ही, 3 अन्य युवा कलाकार भी इस भूमिका के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लिन जियाओझो ने गूचू की जय जयकार की। चूचू, चलो, तुम निश्चित रूप से उनसे बेहतर होगे। गूचू ने जोर से सिर हिलाया, उसके दिल में छोटी छोटी गणनाएं जोर से बजने लगीं। लिन जियाओझो ने अपना सिर घुमाया, फिर उसने झाओ यान से कहा, झाओ, जब हम बाद में बाजार से गुजरें तो रुकें। चलो कुछ बीफ खरीदते हैं। मुझे सोया सॉस के साथ आपकी बीफ डिश बहुत पसंद है। यह दुनिया में सबसे अच्छा है। कल रात, मैंने सपना देखा कि आप रसोई में खाना बना रहे थे। झाओ यान, ठीक है। लिन जियाओझो मुस्कुराहट से भरी थी। जैसे ही वह कुछ और व्यंजन जोड़ने ही वाला था,
उसकी जेब में रखा सेल फोन बज उठा। कॉलर आईडी से पता चला कि यह एक परिचित अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल थी। लिन जियाओझो का सुंदर चेहरा अचानक ठिठक गया। उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया और सतर्कता से भर गया। झाओ यान ने तुरंत देखा कि कुछ गड़बड़ है। क्या गलत? लिन जियाओझो की भौहें घबराहट से हिल गईं। यह घर से कॉल है। जैसे ही वह बोला, लिन जियाओझो ने अपना फोन हेडसेट चालू किया और कॉल का उत्तर दिया। गुच्छू, जो पीछे की पंक्ति में था, ने उत्सुकता से देखा। लिन जियाओझो को इतना घबराया हुआ देखना उसके लिए दुर्लभ था। उसके छोटे, गंभीर चेहरे को देखकर उसने सोचा होगा कि यह कर्ज वसूली के लिए कॉल है। लिन जियाओझो ने कहा, मैं राजधानी में हूँ। मैं कुछ समय तक वापस नहीं आऊंगा। अच्छी बात है। क्या, चुचू? लिन जियाओझो ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फोन के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से कहा, चूचू एक अच्छा बच्चा है। वह आज्ञाकारी और समझदार है। गुचू चकित था। वह अपने परिवार से मेरे बारे में बात क्यों कर रहा था? कॉल छोटी थी। लिन जियाओझो ने राहत की लंबी सांस ली और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। जब भी वह अपने बड़े भाई से बातचीत करता था, वह हमेशा बहुत दबाव में रहता था। फोन लाइन के माध्यम से लिन जियाओझो अपने बड़े भाई की अजीब और अप्रत्याशित मुस्कान देख सकता था। कितना भयानक? तुम्हारा बड़ा भाई? झाओ यान ने पूछा। लिन जियाओझो ने कमजोर ढंग से सिर हिलाया और कुर्सी पर गिर पड़े। झाओ, मैं आज रात मसालेदार मिर्च और चिकन, सुअर की पसलियां और समुद्री शैवाल सूप भी खाना चाहता हूँ। झाओ यान का उत्तर हमेशा एक शब्द था, ठीक है। चैप्टर 149, भाग्य एक अजीब चीज है। यह एक असामान्य दोपहर थी, कम से कम झाओ मंशी के लिए। वह कई वर्षों बाद इस अप्रत्याशित दोपहर को याद करेगी। यह उसके जीवन की एक अमिट स्मृति थी, उसके जीवन की रोशनी थी, वह स्थान जहां प्रेम पैदा हुआ और नष्ट हो गया। आज दोपहर, झाओ मंशी ने अपना सुंदर मेकअप किया और ड्राइवर से उसे हेंगडियन एक बड़ा स्टूडियो बेस ले जाने के लिए कहा। माँ, मैं अपनी प्यारी बहन से मिलने जा रहा हूँ। उसके जाने से पहले, झाओ मंशी ने अपनी पोशाक ठीक की। क्या आपके पास कुछ है जो आप उससे कहना चाहते हैं? मैं उसे बता सकता हूँ। तांग चुनशियू नानी के साथ फूलों की व्यवस्था कर रही थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत गुलाब था। उसके चेहरे पर ज्यादा भावना नहीं थी। वो अब सामाजिक सीढ़ी चढ़ रही है और एक बड़ी स्टार बन रही है। मैं उसे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उससे कहो कि वह अपने शरीर की अच्छी देखभाल करे। एक आदमी के कारण खुद को बर्बाद मत करो। उसकी बातों में एक छुपा हुआ मतलब था। तांग चुनशियू को उम्मीद नहीं थी कि उनकी सस्ती दूसरी बेटी वास्तव में पहले मनोरंजन उद्योग में थी और उसकी काफी प्रतिष्ठा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब निर्देशक ली ने गु मानक्सी की तस्वीर देखी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि वह उससे शादी करना चाहते हैं। पता चला कि निर्देशक ली भी गु मानक्सी के प्रशंसक थे। लेकिन अब गु मानक्सी ने उसके और झाओ परिवार के बीच पूरी तरह से रेखा खींच दी थी, और उनके बीच कोई संपर्क नहीं था। तांग चुनशियू को भी यह बेटी पसंद नहीं थी जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक निर्देशक के साथ सोने पर निर्भर थी। उसे केवल यही उम्मीद थी कि वह अच्छा व्यवहार करेगी और झाओ परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करेगी। बड़ी बहन वास्तव में सक्षम है। उसने बिना एक शब्द कहे निर्देशक लू को पकड़ लिया। झाओ मंशी अपनी ईर्ष्या को छिपा नहीं सकी। आखिरकार, मैं उसकी सगी बहन हूँ। वो स्पष्ट रूप से जानती है कि मैं भी एक अभिनेत्री बनना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे मौका देने से इनकार कर दिया। तांग चुनशियू ने मुस्कुराते हुए कहा, शिशी, आप एक अभिनेत्री के साथ बहस क्यों कर रहे हैं? हम कुलीन हैं। वो एक कारीगर है। हम एक ही प्रकार के लोग नहीं हैं। झाओ मंशी ने हल्के से गुर्राया। अपनी मां को अलविदा कहने के बाद, वह हेंगडियन के लिए एक कार ले गई। जब वह अपनी बड़ी बहन से मिलने गई तो उसके दो लक्ष्य थे। सबसे पहले, वो उससे मिलना चाहती थी और उसकी आभा को दबाने के लिए उसकी बड़ी बहन को डांटना चाहती थी। दूसरा, उसने सुना कि सौंग ग्रुप के अध्यक्ष, श्री सौंग चेन, निर्देशक लू की फिल्मों में बहुत रुचि रखते थे और अक्सर फिल्मों की प्रगति की जांच करने जाते थे।
यह उसके लिए सोन चेन के करीब आने का अच्छा मौका था। उसका लक्ष्य सोंग ग्रुप की महिला बॉस बनना और वास्तव में उच्च वर्गीय समाज में प्रवेश करना था। जैसे कि क्या वह सोन चेन से प्यार करती थी या नहीं। सच कहूं तो झाओ मानशी को सोंग चेन से प्यार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तांग चुनक्सियू के शब्दों के कारण उसके मन में सोन चेन से शादी करने का विचार आया। कुलीन परिवारों के बीच केवल लाभ था, प्रेम नहीं। दोपहर को आसमान नीला था और सूरज तेज था। झाओ मंशी हेंग्रियन फोटोग्राफी बेस पर पहुंचे। हेंग्रियन देश का सबसे बड़ा फिल्म और टेलीविजन बेस था। अंदर सभी प्रकार की इमारतें थीं, जिनमें महल, अटारी, वेश्यालय, लंबी सड़कें और चीन गणराज्य की सड़कें शामिल थीं। यहाँ कई टीवी श्रृंखलाओं और फिल्मों की शूटिंग की गई थी, और फिल्म क्रू के लिए स्वतंत्र रूप से अपनी पृष्ठभूमि बनाने के लिए अभी भी कई खाली जगहें थीं। मिस सामने निदेशक लू द्वारा किराए पर लिया गया फोटोग्राफी क्षेत्र है, ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक कहा। झाओ मंशी ने थोड़ा सिर हिलाया और उसकी सफेद ऊंची एड़ी जमीन पर गिर गई। उसकी कस्टम निर्मित सफेद पोशाक हवा में एक सुंदर वक्र फैला रही थी, और उसके रोएंदार और थोड़े घुंघराले लंबे बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। पतली और सुंदर सुंदरता ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। झाओ मंशी ने अहंकारपूर्वक अपनी ठुड्डी उठाई, अपनी बर्फ सफेद गर्दन से गिरे बालों को साफ किया और धीरे धीरे अंदर चली गई। झाओ मंशी के बड़े भाई झाओ यान थे और झाओ यान ने भी इस फिल्म में निवेश किया था। झाओ मंशी ने अपने बड़े भाई का नाम बताया, और कर्मचारियों ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने झाओ मंशी को एक कार्ड दिया और उसे अंदर जाने दिया। फिल्मांकन क्षेत्र को चीन गणराज्य की शैली में बदल दिया गया था। एक बार जब कोई इस जगह में प्रवेश करता है, तो ऐसा लगता है मानो वह पिछली सदी की धुंध भरी बारिश में हो। कर्मचारी व्यस्त थे, और अतिरिक्त कर्मचारी आगे पीछे भाग रहे थे। झाओ मंशी ने लापरवाही से केंद्र की ओर देखा। दूसरी महिला प्रधान, काओ युएजी, एक एकल दृश्य फिल्मा रही थी। झाओ मंशी को दूसरी नायिका में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल अपनी बहन को ढूंढना चाहती थी और अपनी मां द्वारा सिखाई गई विधि के अनुसार उसे डांटना चाहती थी। चैप्टर 150। भाग्य एक अजीब चीज है, दो उसे गु मानकसी पसंद नहीं थी। वह अवर्णनीय रूप से कष्टप्रद थी। झाओ मंशी अनियंत्रित और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होने की उम्र में थे। वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसकी दूसरी बहन, जो सुंदर और भाग्यशाली थी, अचानक हवा से प्रकट हो गई थी। जब वह अपनी ऊंची एड़ी के जूते में सड़क पार कर रही थी, अचानक सड़क के किनारे से एक जरूरी घंटी की आवाज आई। कोई गुस्से से चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ, रिक्शा नीचे फिसल रहा है। क्या तुम सड़क पर नहीं देखते? झाओ मंशी ने भौहें चढ़ा दी। एक अनियंत्रित एंटीक रिक्शा आश्चर्यजनक गति से ढलान पर फिसल रहा था। झाओ मंशी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह अवचेतन रूप से चकमा देना चाहती थी, लेकिन उसकी ऊंची एड़ी पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसने अपना पैर मोड़ लिया, रिक्शा तेजी से आगे बढ़ने ही वाला था। झाओ मंशी इतनी डर गई थी कि उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। महत्वपूर्ण क्षण में, गर्म और शक्तिशाली हाथों की एक जोड़ी ने उसकी कमर को लपेटा और तुरंत उसे बगल में खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि समय असीम रूप से धीमा हो गया है। झाओ मंशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एक सुंदर और ठंडे आदमी का चेहरा देखा। इस युवक ने अपने बालों को पीछे की ओर कंघी किया था, जैसा कि चीन गणराज्य के दौरान किया जाता था। उसकी आंखें ठंडी थीं, और उसकी आंखों के सिरे पतले और लंबे थे। उसके पतले होंठ हल्के से सिकुड़े हुए थे और उसकी जबड़े की रेखा बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना के मिडिल स्कूल की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह परिष्कृत और सुंदर था, और वह अपनी विद्वतापूर्ण गंध को छिपा नहीं सका। उनका आचरण सुरुचिपूर्ण था, और उनमें एक उदासीन और महान आभा झलक रही थी। झाओ मंशी स्तब्ध रह गए। वह अपने दिल की जोर जोर से धड़कन सुन सकती थी। वह कई वर्षों तक राजधानी में रही थी और उसने विभिन्न शैलियों के अनगिनत सुंदर पुरुषों को देखा था। हालांकि यह पहली बार था कि उसका दिल सचमुच द्रवित हो गया था,
और उसका दिल उथल पुथल में था। यहाँ तक जब उसने सोन चेन को देखा, जिससे वह शादी करना चाहती थी, तब भी झाओ मंशी के दिल में जो भावनाएं थीं, वे केवल शर्म और उत्साह थीं। हालांकि उसका दिल इतनी तेजी से कभी नहीं धड़का था। रिक्शा अनियंत्रित होकर एक कोने से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक आदमी गाली देते हुए उसे वापस लाने के लिए दौड़ा। झाओ मंशी ने अपने सामने वाले खूबसूरत आदमी को घूर कर देखा। वह सोन चेन जितना लंबा नहीं था और उसका फिगर सोन चेन जितना मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी परफेक्ट शक्ल और फिगर, साथ ही ठंडी और जानी पहचानी आंखों की जोड़ी ने झाओ मंशी को उनमें खोने पर मजबूर कर दिया। वह आदमी उसे सड़क के किनारे ले आया और भौहें सिकोड़ने लगा। तुम यहाँ क्यों हो? झाओ मंशी स्तब्ध रह गए। उनकी आवाज भी सुनने में काफी अच्छी थी। यह ठंडा और साफ था। उसे रात में गर्म पानी के झरने के रिजॉर्ट में जाने पर साफ झरने से गिरने वाली चट्टानों की आवाज की याद दिला रही थी। झाओ मंशी शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मैं यहाँ किसी की तलाश में हूँ। ओह! आदमी के शरीर पर दबाव थोड़ा कम था। जब उसने झाओ मंशी के मोच वाले पैर को देखा, तो वह इसे देख नहीं सका। उस व्यक्ति ने एक स्टाफ सदस्य की तलाश की। उसके पैर में मोच आ गई। कृपया उसके लिए एक आइस बैग ढूंढें। स्टाफ ने तुरंत कहा, ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यह मुझ पर छोड़ दो। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से झाओ मंशी के साथ बहुत अधिक संपर्क नहीं रखना चाहता था। कुछ शब्द कहने के बाद वह घूमे और स्टूडियो में लौट आए। झाओ मंशी का दिमाग उलझन में था और उसके दिल में अनगिनत गुलाबी बुलबुले दिखाई दिए। उस आदमी के जाने के बाद जिससे वह केवल एक बार मिली थी, तभी झाओ मंशी को एहसास हुआ कि वह उसका नाम पूछना भूल गई थी। हेलो, क्या मैं अभी उस व्यक्ति का नाम जान सकता हूँ? वह कहाँ रहता है? क्या वह यहाँ एक अभिनेता है? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? झाओ मंशी को एक स्टाफ सदस्य द्वारा लाउंज में मदद की गई। वह अपने हृदय में उत्साह को दबा नहीं सकी। स्टाफ सदस्य ने अपना सिर खुजाया और माफी मांगते हुए कहा, ओह, निर्देशक लू ने मुझे निर्देश दिया है कि फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी न दी जाए। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूँ कि वो हमारी फिल्म में एक अभिनेता हैं और निर्देशक लू उनके बारे में बहुत सोचते हैं। झाओ मंशी ने अपनी ठुड्डी उसके हाथों पर रख दी और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। तो वह एक फिल्म अभिनेता है। उसके होठों के कोने एक शर्मीली मुस्कान में सिमट गए। दूसरी ओर पारंपरिक पोशाक पहने एक दुबले पतले आदमी ने धक्का देकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोल दिया। लू शानहे जियांग चेंग का मेकअप चेक कर रही थी। जब उसने उस व्यक्ति को देखा, तो तुरंत मुस्कुराया और कहा, मैंक्सी, तुम आखिरकार वापस आ गई। जल्दी करो, दोपहर में अभी भी तुम्हारा एक दृश्य है। पहले अपना रूप बदलो। तुम्हारे पुरुष पोशाक वाले दृश्य पहले ही शूट किए जा चुके हैं।